आर काबिल अगला आईपीओ ये इस कंपनी का होने वाला है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। आर काबिल ये कंपनी 1995 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स एक दो साल के बाद इस कंपनी को इस बिजनेस में 30 साल का टाइम होने वाला है। एंड बेसिकली जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में यूज होते हैं। बेसिकली इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वायर्स एंड केबल एंड एफएमईजी। एफएमईजी स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। वायर्स एंड केबल सेगमेंट में इस कंपनी के ऑलमोस्ट सभी तरह की वायर्स एंड केबल्स आ जाती हैं। एंड एफएमईजी सेगमेंट के अंदर इस कंपनी के अदर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि स्विचेस, स्विच गियर, फैंस, एलईडी लाइट एंड उसके अलावा अदर कंज्यूमर अप्लायंसेस। एंड जो इस कंपनी की एलईडी लाइट्स हैं, फैंस हैं, उनको ये कंपनी ल्यूमिनस ब्रांड नेम के अंदर बेचती है, बिकॉज इस कंपनी ने ल्यूमिनस ब्रांड नेम के साथ टाई अप किया हुआ है। उनकी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डिवीजन भी खरीदी हुई है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी अपनी 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाती है। नाउ जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट डिवीजन को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक सेगमेंट में वायर्स एंड केबल्स है एंड दूसरे सेगमेंट में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो जो इस कंपनी की वायर्स एंड केबल्स की डिवीजन है वो हाईली प्रॉफिटेबल है। ऑन दी अदर हैंड जो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो डिवीजन है वो कंटिन्यूसली लॉस करती आ रही है। एंड जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबल डिवीजन है उसका प्रॉफिट वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की लॉस मेकिंग डिवीजन है वहां पर इस कंपनी का लॉस वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इस कंपनी का वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका 71% ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट से आता है। एंड माइंडेड जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को भी बेचती हैं। एंड ऐसे ही अपने प्रोडक्ट्स को वो कंपनी डायरेक्टली और दूसरी कंपनीज को बोलती हैं। एंड इसको हम बोलते हैं B2B, जब आप किसी दूसरे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हो। एंड B2C जब आप अपने प्रोडक्ट्स को सीधे कंज्यूमर को बेचते हो। तो माइंडेड जो B2B सेल्स होती है उसमें आपको नॉर्मली कम प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो B2C सेल्स होती है वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है एज कंपेयर टू B2B सेगमेंट। एंड जो इस कंपनी की टोटल सेल है उसमें से 97% सेल वो सीधे B2C सेगमेंट से आती है। आई मीन इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन उस सेगमेंट में काफी ज्यादा है। नाउ अब अगर हम इस कंपनी की ओवरऑल पोजीशन देखें मार्केट में, तो जो इस कंपनी की फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स डिवीजन है, आई मीन जो इस कंपनी की एफएमईजी सेगमेंट की सेल है वो 43.4% के सीएजीआर से कंटिन्यूसली ग्रो होती जा रही है। ये अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही व्हेन इट कम्स टू केबल एंड वायर सेगमेंट ये कंपनी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी प्लेयर है। ऐसे ही जो ब्रांडेड वायर्स एंड केबल सेगमेंट है वहां पर भी ये कंपनी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी प्लेयर है। एंड ऐसे ही एक्सपोर्ट में इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 9% का मार्केट शेयर है। एंड इस कंपनी के पास इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल था जो अपने आप में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। आई मीन बिजनेस तो कंपनी का काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखते हैं तो इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये मार्च 2021 में थे 1715 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गए हैं 2633 करोड़ रुपीस के आसपास के। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू वो डबल से ज्यादा हो गई है। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो 2746 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 5633 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। ऐसे ही जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो मार्च 2021 में 135 करोड़ रुपीस के आसपास का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 190 करोड़ रुपीस के आसपास का है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जो इस कंपनी की दूसरी कंज्यूमर डिवीजन है वो कंटिन्यूसली लॉस करती आ रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश है वो भी काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश वो नेगेटिव था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 453 करोड़ रुपीस के आसपास का है। ये काफी अच्छा है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल बोरोइंग देखें तो या फिर हम मार्च 2021 की बोरोइंग देखें या फिर हम मार्च 2023 की बोरोइंग देखें, वो अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपीस के आसपास का है। बट अब अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखते हैं एंड उसके साथ इस कंपनी की बोरोइंग को कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन नजर आती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें तो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स वो कंटिन्यूसली घटते जा रहे हैं। रीजन हमें पता है दैट इस कंपनी की इलेक्ट्रिकल डिवीजन वो कंटिन्यूसली लॉसेस करती आ रही है एंड वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है। दूसरा है इस कंपनी के पैट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली नीचे आ रहे हैं। आई मीन ये तो ऑब्वियस है, अगर किसी कंपनी के एबिटा मार्जिन्स नीचे आ रहे हैं
तो उस कंपनी के पैट मार्जिन भी नीचे आ ही रहे होंगे। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, तो वो भी थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग है। ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थे जो कि काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, बट डेट इस कंपनी के बुक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लगता है अगर हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं। बट अगर हम उसी डेट को इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैपिटलाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन नजर आती है। नाउ इस कंपनी के बुक्स में डेट तो बहुत ज्यादा है, बियॉन्ड एनी डाउट, एंड यही रीजन है दैट इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनमें से मैक्सिमम पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। एंड जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 1940 करोड़ रुपीस का। इसमें से सिर्फ 180 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है, अगर हम उसमें से फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल को कंपेयर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 90-10 का रेशो बनता है। फ्रेश इशू सिर्फ 10% के आसपास का है एंड ऑफर फॉर सेल वो 90% के आसपास का है। इस तरह का आईपीओ कंपोजिशन वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। 13 सितंबर को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 15 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 सितंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 983 से 1035 रुपीस का प्राइस बैंड है, 14 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी इस आईपीओ में वो होगी 14,990 रुपीस की। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां पर स्टैंड करती है। बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है वो ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेगमेंट है एंड वहां पर काफी अच्छी एंड काफी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है। एंड इस कंपनी ने अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में जिन कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर दिखाया है वो भी काफी जबरदस्त कंपनियां हैं अपने आप में। एंड वो कंपनियां हैं हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दिए हैं। एंड अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करें तो रेवेन्यू वाइज ये कंपनी एक मीडियोकर कंपनी है। इस कंपनी से काफी बड़ी बड़ी कंपनियां एंड काफी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब एंड हैवेल्स इंडिया, ये तीन वो कंपनियां हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ अप्रोक्सीमेटली 60 के पी वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। दैट मींस इस कंपनी का आईपीओ अपने कंपटीशन में महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंसर्निंग फैक्टर क्या है? कंसर्निंग फैक्टर है इस कंपनी का आईपीओ कंपोजिशन। जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है उसमें से एक बहुत बड़ा चंक वो ऑफर फॉर सेल का है। इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे ये कंपनी मार्केट से रेज करेगी उनमें से अप्रोक्सीमेटली 90% पैसे तो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास ही चले जाएंगे एंड जो कंपनी के बिजनेस में यूज होंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ रुपीस। ये पर्टिकुलर पॉइंट इस आईपीओ में सबसे बड़ा नेगेटिव है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? Again, this is your personal decision and you should consult with your investment advisor before subscribing to this IPO. But कुछ फैक्टर्स तो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको इस कंपनी ने अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में कॉम्पिटिटर दिखाया है वो कंपनियां काफी अच्छी कंपनियां हैं। उन कंपनीज ने काफी कंसिस्टेंटली काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। एंड ये कंपनी एक नई कंपनी है, इन्वेस्टर्स के लिए तो नई है, हालांकि इस बिजनेस में ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी का आईपीओ साइज एंड आईपीओ कंपोजिशन। जो इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी पैसे रेस करने वाली है उसका अप्रोक्सीमेटली 90% तो वो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास ही चला जाएगा। तो कंपनी के पास क्या आएगा? कंपनी के पास आएगा जो बिजनेस में यूज होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ रुपीस के आसपास। तो यहाँ पर हमें ये साफ साफ दिख रहा है दैट ये कंपनी फेवरेबल मार्केट सिचुएशन को देखकर जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छी सी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रही है, ताकि जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अपने शेयर्स को मार्केट में नॉर्मल पब्लिक को बेच सकें। बिकॉज दिस इज स्टॉक मार्केट एंड अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद या फिर एक रीजनेबल टाइम के बाद जो कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू होती है उस कंपनी का शेयर वो उसी वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहा होता है। हालांकि अभी भी मैं बोलता हूं ये कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बट रियलिटी में क्या होगा वो हमें थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।